नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें जो है विज़न मैगज़ीन जो नवंबर मंथ की आने वाली थी, वो मंथ एंड यानी अक्टूबर एंड से पहले आ गई है। ये आज आ गई है, तो इसको आज हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले कि विज़न मैगज़ीन में सबसे खास क्या आया हुआ है। हाँ, इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपना पॉलिटी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपना अ, साइंस टेक वाला पोर्शन। उसके बाद हम देखेंगे अपना जो भी इम्पोर्टेंट हमको पोर्शन लगेगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें पॉलिटी सेक्शन को देख रहे हैं, जो राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम विजन मैगजीन के साथ-साथ हम अपना क्या कंप्लीट कर रहे हैं, हम इसमें जो है पूर्वालोकन सीरीज को भी कंप्लीट कर रहे हैं। पूर्वालोकन सीरीज किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पीवाईक्यू सॉल्व करने से ये बेनिफिट होता है, आपको पता चलता है कि टॉपिक के किस पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। आज है पहला इसमें चुनावी फंडिंग। चुनावी फंडिंग से तात्पर्य ये होता है कि जो हमारी नेशनल पार्टी है या राज्य की जो पार्टियां वो जो चुनाव लड़ रही हैं, उसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, कौन सी पार्टी कितना पैसा खर्च कर रही है, कहाँ से पैसा आ रहा है, तो उसके बारे में जो फंडिंग है उसके बारे में चर्चा हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले धन का डेटा पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 30 सितंबर 2030 तक का डेटा मांगा गया है। अब आगे देख लेते हैं, अन्य संबंधित कर देख लेते, फिर इसके बाद बॉक्स देखेंगे जो इसमें दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जारी अपने अंतरिम निर्देशों के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहा था कि 30 सितंबर 2023 तक का डेटा पेश करें। गौरतलब है कि 2019 में चुनावी बॉन्ड के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दलों को प्राप्त चुनावी बॉन्ड पर डेटा पेश करने के निर्देश दिए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 105 दलों से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने खुलासा किया है कि केवल 25 राजनीतिक दलों ने ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक बैंक खाते खोले हैं। मतलब कि 105 दल से हाँ मात्र 25 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो केवल चुनावी बॉन्ड के लिए अपना खाता स्टेट बैंक में खुलवाई हैं। ये स्टेट बैंक कहाँ खुलेगा? ये खाता खुलेगा दिल्ली के ब्रांच में खोला जाएगा। ये है चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड की बहुत चर्चा में रहता है। अब लेकिन पहले एडीआर के बाद एडीआर में देख लेते क्या दिया हुआ है। चुनावी फंडिंग की स्थिति। हाल ही में एडीआर ने चुनावी फंडिंग पर डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-5 और 2014-15 के बीच की 11 वर्ष की अवधि के दौरान राजनीतिक दलों को अपने कुल आय का 69% हिस्सा अज्ञात सूत्रों से मिला है। मतलब कौन व्यक्ति राजनीतिक पार्टी को फंडिंग दे रहा है, हाँ, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसका कारण यह है कि जो राजनीतिक दल हैं वह सभी जो बड़े-बड़े उद्योगपति या कोई भी व्यक्ति से अवैध रूप से पैसा प्राप्त करते हैं। अब जब वो पैसा प्राप्त करते होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, वो जब इलेक्शन में कोई पार्टी जीत के आती होगी तो वह जो भी योजनाएँ होती होंगी, वह जो बड़े लोग होते हैं, उन योजनाओं को प्रभावित करते हैं। उन योजनाओं को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर अज्ञात स्रोत से आ रहे हैं, इसका मतलब उन्हें ये फायदा मिल रहा होगा कुछ उद्योगपतियों को, क्योंकि उद्योगपति जो होते हैं वही पैसे फंडिंग कर पाते हैं, मामूली इंसान नहीं कर पाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजनीतिक दलों की आय का स्रोत है 66.04% अज्ञात स्रोत से आय है। वार्षिक अपडेट ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार और 23.74% अज्ञात स्रोतों से आय को बताया तक कि जो स्रोत पता है कहाँ से आ रहे हैं, उनके बारे में बताया गया विवरण है।
अब चुनावी फंडिंग से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं? अत्यधिक खर्च। पहला मुद्दा आता है अत्यधिक खर्च। इतना पैसा खर्च होता है कि आप किसी भी केंद्र में या किसी भी राज्य की सरकार पैसा खर्च करके वोटों का खरीद सकती है, वोटों का रुख बदल सकती है, तो ये बहुत ही बड़ी एक चिंता है। इसमें ये डेटा पढ़ सकते हैं आप। इसमें लिखा हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं भी होने वाला अब तक का सबसे महंगा चुनाव माना। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महंगा चुनाव जो हुआ था, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महंगा चुनाव कब हुआ था? 2019 का जो हमारा लोकसभा चुनाव हुआ था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 के चुनाव में लगभग 55,000 से लेकर 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, मतलब इतना मोटी रकम है। और दूसरी बात है समान अवसर। अगर जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो पैसा बांट के या धन या बाहुबल के इस्तेमाल से क्या करेगा, वोटों को प्रभावित करेगा। तो जो जो जिन पार्टियों के पास पैसा नहीं होगा तो वह समाज वो कैसे लड़ पाएंगे? ऐसे में तो जो राजनीतिक दल पैसे वाला होगा वो जीत जाएगा, तो समान अवसर नहीं मिलेगा। यही इसमें बोला गया है। चुनाव में धन बल के बढ़ते उपयोग से सबको समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यह सक्रिय रूप से छोटे राजनीतिक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव में भाग लेने से रोकते हैं। नगद लेन देन। नगद में लेन देन होगा तो कहीं लिखा पढ़ी नहीं होगी, तो ऐसे में क्या होता है, जो ब्लैक मनी होता है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है। भारत में बड़े पैमाने पर चुनावी फंडिंग नगद लेन-देन के रूप में की जाती है। इससे धन के स्रोत का पता लगाना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। किसको? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और पारदर्शिता की कमी आती है। ये देखिए नगद लेन-देन होने की वजह से ही 69% ये 69% पैसा जो अज्ञात स्रोतों से आ रहा है उसका पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नगद लेन-देन हो रहा है। अब वर्तमान नियमों के अनुसार राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम के सभी दान या चंदे को उजागर नहीं करना पड़ता है। जो वर्तमान के नियम ये देखेंगे कि आप 20,000 तक के जो भी पैसे ले रहे हैं उनको आपको उजागर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी देखिए एक बार बहुत बड़ा खेला मुझे नजर आता है। 20,000 रुपए तक के आपको उजागर करना पड़ता है। मतलब कि कहना ये है कि वर्तमान के नियम के अनुसार राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से कम के सभी दान या चंदे को उजागर नहीं करना पड़ता है। 20,000 से कम। अब किसी को मान लीजिए 20,000 से कम उसने ले लिया आपसे 19,000 रुपए। एक व्यक्ति गया 19,000 रुपए का, इनको 19,000 कर करके पता नहीं कितना पैसा दे दे, करोड़ों रुपए 19,000 रुपए करके दे दिया। हाँ, तो क्या होगा? ये अपने आप में ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत ही दुविधापूर्वक है। सरकार को ये चाहिए कि ये क्राइटेरिया रखना नहीं चाहिए। आपको अगर 1 रुपए भी ले रहे हैं किसी से तो आप उसके बारे में ब्यौरा दीजिए, ये होना चाहिए। 19,000 रुपए करके पता नहीं कितने पैसे दे देते हैं। तो ये भी जो एक बहुत बड़ा ही ये चुनौती का एक रूप देखा जा सकता है। कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों की गठजोड़, इसे कहते हैं क्रूनी पूंजीवाद। जो क्रूनी पूंजीवाद होते हैं वही कॉर्पोरेट जगत का जो रहेगा वो राजनीतिक में हस्तक्षेप होगा ही। जब वो ज्यादा से ज्यादा पैसा देंगे राजनीतिक दलों को तो जाहिर सी बात है वो जीतने के बाद अपने अनुसार ही कहते नीतियां बनवाएंगे। वही इसमें बात की जा रही है। राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट जगत से प्राप्त होने वाले चंदे में काफी वृद्धि हुई है। अब है चुनावी बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। इसमें आपको पता चलेगा, इसको पढ़ने के बाद चुनावी बॉन्ड में कितने लूप होल हैं, किस तरह से राजनीतिक पार्टी चंदा प्राप्त करती हैं। और कितना बड़ा, मतलब ये चुनावी बॉन्ड जैसा कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए अगर कहते हैं फेयर इलेक्शन कराने हैं तो। लेकिन फिर भी ये है, देखिएगा राजनीतिक पार्टी कैसे अपने अनुसार इसको यूज की हुई है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। चुनावी बॉन्ड वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखित होते हैं, या तो ब्याज के साथ या तो ब्याज मुक्त होते हैं। इन्हें भारत का कोई भी नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां या संस्थाएं खरीद सकती हैं। कोई नागरिक या कंपनी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकता है। सरल भाषा में चुनावी बॉन्ड के जरिए किसी राजनीतिक दल को चंदा या दान दिया जाता है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक, इसमें लिखा है भारत का कोई नागरिक, बहुत अच्छे से पढ़िएगा फिर आपको लूप होल पता चलेगा। वहां तक कोई भी नागरिक। अब
या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां या संस्थाएं। अब भले वो फॉरेन की कंपनी हो, वो मान लीजिए मेरे ख्याल जहां तक मुझे पता है किया जो है वो चाइना कंपनी है, जहां तक मुझे याद आ रहा है यह चाइना कंपनी है। हाँ, अब वो अपनी फैक्ट्री लगा दी है या अपनी कंपनी लगा रखी है यहाँ पर भारत में, तो वो कितना भी पैसा दे इसको, वो दे सकती है। भारत के नागरिक में कोई व्यक्ति इनको दे, मान लीजिए अडानी या तो कोई अंबानी है, उन्होंने नागरिक के तौर पे खूब चंदा दिया, उसके बाद उनकी कंपनी ने भी चंदा दे दिया, तो ये जो है इसके लूपहोल आप समझिए। उसको फिर मैं कर देता हूँ एक, ये चुनावी बॉन्ड, कोई भी नागरिक, ये लाइन पूछी जा सकती है, कोई नागरिक या भारत में स्थापित कंपनी, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड बेचने की अधिकृति की गई है। याद रखिएगा, केवल और केवल भारतीय स्टेट बैंक, ना कि रिजर्व बैंक, ना तो अन्य बैंक लिख देगा, ऐसा नहीं, केवल भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड वितरित करने की सुविधा प्रदान की गई है। अब भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इन्हें 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए और 1 करोड़ की एवज में बेचा जाता है। मतलब कि ये समझिए कि 1,000, 1,000 के बाद डायरेक्ट जंप कर गया 10,000, 10,000 के बाद सीधा 1,00,000, 1,00,000 के बाद 10,00,000, 10,00,000 के बाद 1 करोड़ सीधा। कोई व्यक्ति आया 1 करोड़ खरीदा, 1 करोड़ को कितना भी खरीद सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब लूपहोल हैं यहाँ के। मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसको। हाँ, चुनावी बॉन्ड को केवाईसी यानी कि नोन योर कस्टमर नियमों के पालन में खोले गए खाते के जरिए ही खरीदा जा सकता है। यानी कि जिस खाते की पता हो कि उसका खाते का संचालक कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है, ये सब पता होगा, वही व्यक्ति कहते हैं ये खरीद सकते हैं। कोई व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है, ये देखिए लूपहोल। कोई भी व्यक्ति या कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। कोई व्यक्ति गया, वो 1 करोड़ के 1,000 बॉन्ड ले लिया, कितने हो गए 1,000 करोड़ रुपए, कोई एक सिंगल व्यक्ति से, या कोई कंपनी गई वो खरीद ली। ये देखिए बांटे भी कब जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट करूंगा। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाएंगे। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बनेगा आपका, ये हो सकता है ये स्टार्टिंग में पूछ ले, और ये जो है या ब्याज मिलने वाले ब्याज रहित दोनों होते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर ये होगा, हो सकता है जैसे बोल दे 1,000, फिर बोल दे 5,000, ऐसे करके बना दे संख्या, नहीं। और एक ये, फिर कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीद सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जनवरी, फिर अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। जनवरी, फिर फरवरी, मार्च 2 महीने छोड़ के अप्रैल, फिर मई, जून छोड़ के जुलाई, फिर जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर छोड़ के अक्टूबर, यानी 2-2 महीने के गैप पे माह में 10 दिन की अवधि के लिए खरीद हेतु उपलब्ध होते हैं। 10 दिन तक खरीदेंगे तो उसकी वैलिडिटी रहती है। अब है चुनावी बॉन्ड के लाभ क्या हैं, ये भी देख लेते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन सेंटेंस, चुनावी बॉन्ड के निम्नलिखित लाभ है, 1, 2, 3 ऐसे बनाकर दे देगा। ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान या चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करता है जिसका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सकता है। इस प्रकार ये पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है। ये देखिए, ये भी लिखो, कौन खरीद रहा है ये किसी को नहीं बताया जाएगा। हम्म और इसे उनकी राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद प्रतिशोध या धमकी का जोखिम कम हो जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति गया, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, हाँ उसने कोई बॉन्ड खरीद लिया, अभी सब में सार्वजनिक कर देंगे ये न्यूज, कह रहे इसने इसके लिए खरीदा है, तो दूसरा व्यक्ति जो दूसरी पार्टी को, वो भी कहेगी मुझे भी इतना पैसा चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा, उसके लिए जो होगा वो उस व्यक्ति के लिए धमकी दी जाएगी, उसके जान जोखिम में डाली जा सकती है। तो ये देखिए इसके लाभ हैं, लेकिन ये क्या है, एक लाभ है कि ये क्या है ये भी थोड़ा समझिए।
चुनावी बॉन्ड के सभी लेन-देन चेक या डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। चेक या डिजिटल माध्यम पहले भी हमने पढ़ा था। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी चिंताएं, फंड के स्रोत का संबंध में पारदर्शिता का अभाव होता है। इन बॉन्डों की प्रकृति ऐसी है, ये अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को मिलने वाली सूचना राइट टू इंफॉर्मेशन कब का था, ये बताइएगा आप लोग बताइए कमेंट करके कि कब का था, का उल्लंघन करता है। दानदाता का नाम छुपाने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के साथ समझौता हो सकता है। शेल कंपनियों या राजनीतिक दलों को फंडिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन पर 7.5% वार्षिक लाभ सीमा हटा दी गई है। साथ ही भारत में स्थित विदेशी कंपनियों की सहायता से कंपनी को भी दान देने की अनुमति दे दी गई है। आगे की राह देख सकते हैं क्या है इसमें, देखेंगे चुनावों का राज्य द्वारा वित्त पोषण यानी स्टेट फंडिंग किया जाना चाहिए। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में जैसे अलग अलग समितियों ने आर्थिक रूप से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु चुनाव को राज्य द्वारा फंडिंग का समर्थन किया है। और इसमें पारदर्शिता, जैसे चुनावी बॉन्ड में बहुत ज्यादा घालमेल है, उसको खत्म करना चाहिए। फिर उसके बाद है सक्रिय होकर प्रकटीकरण पर बल, ये होना चाहिए। जो देखे ना, दलों को सभी प्रकार के दान जो 20,000 रुपए से अधिक या इससे कम है, सदस्यता शुल्क आदि के भुगतान के तरीके को इनकम टैक्स विभाग द्वारा एवं इंडियन इलेक्शन कमीशन के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अपने ऑडिट रिपोर्ट में अधिसूचित करने की घोषणा करना चाहिए। फिर देखेंगे कर में छूट। हाँ, ईसीआई ने सिफारिश की है कि कर छूट केवल उन राजनीतिक दलों को दिया जाना चाहिए जो लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और सीटें जीतते हैं। गौरतलब है कि ईसीआई ने भी यह भी सिफारिश की है कि 2,000 रुपए से अधिक का दान या चंदा देने वाले सभी दानदाताओं का विवरण सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाना, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे आरटीआई अधिनियम के तहत सभी जानकारी प्रदान करें। इससे राजनीतिक दलों, चुनाव और लोकतंत्र को मजबूती प्राप्त होगी। ये वित्त पोषण के प्रकार देख लीजिए। इस प्रकार के वित्त पोषण के प्रभाव क्या होते हैं? इससे क्या होगा? काला धन बढ़ेगा। साथ ही साथ आप चुनाव में खर्च भी धीरे-धीरे उठते चले जाएंगे। फिर अवसर में समानता भी नहीं आएगी कि सबको पैसा बराबर नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात जिसको जैसा पैसा मिलेगा वो लोगों को उतना ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। राजनीति का अपराधीकरण भी होने लगता है। जब ब्लैक मनी उसमें इन्वॉल्व होता है तो जिस गुंडे मवाली लोग उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं, उससे क्या होगा? राजनीति में अपराधीकरण भी वृद्धि होगी। ये पोर्शन ध्यान रखना है। ये जो मैंने मार्क किए हैं, ये सारे पोर्शन कैसे हैं? ये प्रीलिम्स फेट बहुत ज्यादा फैक्ट के रूप में है। क्यों? चुनावी बॉन्ड से क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, तो आगे भी बनने की संभावना है। अब हम देखने जा रहे हैं इसके बाद क्या देखने जा रहे हैं? अब हम देखने जा रहे हैं कि चुनावी साक्षरता, मतलब कि जो चुनाव के बारे में लोगों को जागरूक करना, ये सब के बारे में इसमें बात होगी। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को देश भर के स्कूल तक ले जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। शिक्षा मंत्रालय के साथ किसने समझौता साइन किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU मतलब पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखते हैं चुनावी साक्षरता पर MOU से जुड़े मुख्य बिंदु या विशेषता। इसका उद्देश्य सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल करना है। चुनावी साक्षरता क्या है? सरकार के बारे में जानकारी, देश द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी, लोकतंत्र के महत्व का ज्ञान, महिला और पुरुष के समान अधिकारों की जानकारी आदि। स्कूल और कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब स्थापित करने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के भीतर जिम्मेदारी के भावना को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्येक
प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को डेमोक्रेसी के रूम के नाम से नाम दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य नियमित रूप से मतदाता शिक्षा सामग्री का प्रदर्शन करना तथा साल भर निरंतर चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा संबंधित गतिविधियों को आयोजित करना है। एनसीईआरटी ने चुनावी साक्षरता पर कंटेंट शामिल करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को प्रस्तुत और अपडेट करेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी द्वारा राज्य शिक्षा बोर्ड को अन्य बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह देगी। अब है ये देख लेते जो बॉक्स में दिया हुआ है, चुनाव से संबंधित जानकारी यानी चुनावी साक्षरता का महत्व क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट होंगे इस तरह के कार्य करने। पहला होगा कि बच्चों को बचपन से ही चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा क्या होगा उससे, इससे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में बिना किसी बाधा के चुनाव कराने में मदद मिलेगी। आज जब लोग साक्षर होंगे आज के बच्चे, तो फ्यूचर में जो इतनी तकलीफ आती है इलेक्शन कमीशन को कि चुनाव कराने में, तो वो सब खत्म हो जाएगा। तीसरा है शहरी नागरिकों और युवाओं में मतदान के प्रति उदासीनता को दूर करने में मदद मिलेगी। परिणाम स्वरूप चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में आप देखेंगे लोग अपने जिंदगी में बिजी हो गए हैं, किसी को कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती, किसी को अपने काम से छुट्टी नहीं मिलती, तो वो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में वो अपना जो कहते हुए एक वोट रहता है वो देने नहीं जाते हैं। तो उससे होता क्या है, एक उदासीनता आ जाती है समाज में मतदाताओं के बीच। अगर शुरू से लोग जागरूक रहेंगे ना अपने एक मत को लेके, तो ये जो फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद है भावी मतदाताओं को चुनाव में नैतिक रूप से भाग लेने के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में भी चुनाव के प्रति और राजनीतिक दल की जो विचारधारा उसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई जो पहले वो देख लेते हैं। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में मतदाता शिक्षा प्रदान करना, मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना और मतदाता की जानकारी को बढ़ावा देना है। चुनावी साक्षरता क्लब इस अभियान मतलब SVEP स्वीप अभियान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश भर में संस्थाओं के परिसरों में इलेक्शन लिटरेसी इलेक्शन लिटरेसी क्लब की स्थापना की बात की गई। याद रखना एक ये आपको ध्यान रखना है, जो ये स्वीप ये भी ध्यान रखना किसका ये अभियान है, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अभियान है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद देखने जा रहे हैं हम कि इलेक्शन लिटरेसी जो क्लब होगा कि रुचिकर गतिविधियों के जरिए स्कूली छात्राओं को चुनावी साक्षरता में शामिल करने का एक मंच है। यह उन्हें उनकी चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाएगा, साथ ही उन्हें पंजीकरण एवं मतदाता की चुनाव प्रक्रिया में वो आगे बढ़ाने का काम आएगा। अब इस क्लब से संबंधित पहले देख लेते हैं, जो है ये मतदाता साक्षरता क्लब से संबंधित पहल देख लेते क्या है। सरकारी विभागों, निजी संगठनों और संस्थाओं में मतदाता जागरूकता फोरम का गठन किया गया है। हाँ, कॉलेज और विश्वविद्यालय में नए मतदाता को लेकर इलेक्शन लिटरेसी क्लब के गठन पर बल दिया गया। औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर के लोगों के लिए चुनावी पाठशाला का गठन किया गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में भावी मतदाताओं के लिए इलेक्शन लिटरेसी क्लब की गठन की गई है। अब आगे की राह क्या है इसमें देखेंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। सबसे पहले बात शिक्षकों को समझाना पड़ेगा बच्चों को कि कैसे चाहिए उसमें पार्टिसिपेट करिए। अभियान चलाने पड़ेंगे, जैसे ये चला ना स्लीप, ये अभियान चलाता है, ये चलाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। सबसे पहले तो फंड हमको प्रोवाइड कराना चाहिए। अब 2016 से 25 के लिए 2016 से 2025 के लिए चुनावी साक्षरता पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक योजना क्या है। इसमें है मतदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना है और व्यापक सहभागिता के लिए साझेदारी को निर्मित करना है।
अब हम जो दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं राज्यपाल की भूमिका। यह वर्तमान में सबसे ज़्यादा विवादित भूमिका रही, मतलब सबसे विवादित और सबसे ज़्यादा करंट का मुद्दा ये बना हुआ है। इसको हम अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने 2 टॉपिक अपना कंप्लीट किया। अगर इस तरह के टॉपिक जिसमें केवल इम्पोर्टेंट जो डाटा रहेंगे, जैसे इस तरह के डाटा आएँगे, ये सारे डाटा, इसको हम इस तरह का कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएँगे, छोटे-छोटे वीडियो में मेन पॉइंट को नोट करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे जल्दी वीडियो खत्म हो। तो चलिए अगले वीडियो हम लोग देखेंगे राज्यपाल की भूमिका। धन्यवाद।